बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में बातें करते हैं कि किस तरह हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो काज हो जाते हैं और किस तरह हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सारे जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं कि द स्टडी अबाउट द पोल्यूटेंट्स मार्कर हम हराते हैं। अबाउट द पोल्यूटेंट्स के हम स्टडी करते हैं अबाउट द पोल्यूटेंट्स और दियर टॉक्सिक इफेक्ट, कि इसके जो ख़तरनाक असरात होते हैं, देयर टॉक्सिक इफेक्ट एंड सॉल्यूशन टू पोल्यूशन प्रॉब्लम, स्कार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में और इसके जो असरात होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। टॉक्सिक का मतलब ख़तरनाक जो असरात होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, और पोल्यूशन जो काज करते हैं तो इस पोल्यूशन के हम सोल्यूशन निकालते हैं कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट्स में जो पोल्यूशन आते हैं वो किस तरह कंट्रोल करें। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या है? ये बेसिक जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स हर एक वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंस होते हैं अपने मकदार से ज़्यादा, और वो क्या है, हमारी ज़रूरत के नहीं हो, तो वो हमारे पास पोल्यूशन काज करते हैं। या हर एक वो चीज़ जो पोल्यूशन काज करते हैं तो इसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। दो सब्सटेंसेस which are cause pollution is called pollutants। मिसाल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये हमारे पास है पोल्यूटेंट्स। अब एक और भी डिफिनीशन है जो हमारी टीचर्स भी ये डिफिनीशन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो आई एम सॉरी फॉर देट, लेकिन वो रट्टा लगा कि वो डिफिनीशन जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उनको नहीं समझते। कि स्टडी अबाउट द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आप बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करती कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। इस तरह के रट्टा लगाते हैं और वो डिफिनीशन करते हैं। तो वो डिफिनीशन क्या है हमारे पास? एक और भी डिफिनीशन, सेकंड डिफिनीशन, कि द स्टडी अबाउट द फिजिकल चेंजेस and chemical changes which are occur in environment is called environmental chemistry। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास ये है कि वो जो फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस माहौल में आते हैं या वाक़ होते हैं तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लेकिन ये डिस्कस नहीं करती कि फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। ये दो बेसिक वर्ड जो है, ये टर्म्स, ये हम डिस्कस करते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, सेकंड डिफिनेशन वाले जो वर्ड्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास
फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले बात ये नोट कर ली, मैं एक मिसाल देता हूँ फिर आप लोगों को समझने में आसानी आ जाएगा। ये है हमारे पास एक आइस, आइस मतलब स्नो या बर्फ भी आप लोग कह सकते हैं, आइस या स्नो। यहाँ पर हमारे पास मैं एक मिसाल लेता हूँ, वुड, लकड़ियाँ। जब हम स्नो को बर्फ हीट देते हैं, आइस को हम हीट देते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। फ्रॉम सॉलिड से ये चेंज होता है लिक्विड चेंज, लिक्विड फॉर्म में। तो ये तो हमारे पास असल में वाटर्स है ना, वाटर। जब ये लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तो वहाँ पर भी ये हमारे पास वही वाटर होता है। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लकड़ी, जब हम द बर्निंग ऑफ वुड करते हैं ना, तो ये सारे के सारे जो बर्निंग वाली जो प्रोसेस में ये वुड जो है वो हम जलाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, अगर ये स्नो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें ये एबिलिटी भी मौजूद होते कि ये वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बर्निंग ऑफ फूड करते हैं तो वो दोबारा अपनी फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिजिकल चेंजेस और ये है हमारे पास ये हमारे पास है केमिकल चेंजेस और ये है फिजिकल चेंजेस। तो हम किस तरह लिखेंगे कि द टेम्पररी चेंजेस, एक आरजी चेंजेस होते हैं। यहाँ पर देख ले, जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो और वापस सॉलिड फॉर्म में आते हैं ना, तो ये हमारे पास एक आरजी टेम्पररी चेंजेस होता है। तो फिजिकल चेंजेस आर एक्चुअली द टेम्पररी चेंजेस। और यहाँ पर हमारे पास ये जो लकड़ी है, जब हम ये जलाते हैं ना, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, फार्मूले सब कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक परमानेंट चेंज होते हैं, परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंजेस। यहां पर देख ले, हमारे पास ये वाटर बर्फ की शक्ल में मौजूद है, यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड में भी ये हमारे पास वही वाटर शक्ल में वाटर होते हैं। मतलब कि न्यू सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनते। लेकिन अगर हम बर्निंग ऑफ वुड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास न्यू सब्सटेंस भी बनते हैं, CO2 हीट ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस are produced, new substances are produced during the chemical changes, chemical changes। और यहाँ पर हमारे पास तो न्यू सब्सटेंस नहीं बनते ना, तो हम क्या लिखेंगे कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस हमारे पास नहीं बनते। अच्छा, तीसरा फर्क क्या है, यहाँ पर हमारे पास आइस नो, यहाँ पर भी हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है एक दूसरे के साथ, तो वही सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं। और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में भी वही सिमिलर प्रॉपर्टीज होते एक इंडिविजुअल एटम्स का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वुड है, लकड़ियाँ, जब ये हम जलाते हैं तो इसके जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि सेम द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो है एक एलिमेंट्स एटम्स की, तो वो क्या हो जाते हैं, अगर एक हालत से दूसरे हालत में चेंज होता है वो हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है वो मुख्तलिफ नहीं हो जाती, डिफरेंट नहीं हो जाती, वही सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, तो वो चेंज हो जाते हैं, कि चेंज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज,
इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। तो ये है हमारे पास अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब हम एक और स्टेप करते हैं जिसमें हमारे पास फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस बोथ आर अकर के दोनों वहां पर आ जाते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, द बर्निंग ऑफ फ्लेम। जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहां पर हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों आ जाते हैं। अच्छा, हम अब एक और स्टेप लिखते हैं जहाँ पर हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों सेम टू सेम आते हैं। देख ले यहाँ पर ये हमारे पास है एक मोमबत्ती। मैं एक मोमबत्ती का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास है एक मोमबत्ती जहाँ पर ये हमारे पास है आग। ये हमारे पास है एक फ्लेम जिसको हम कहते हैं फ्लेम, और ये इसके स्ट्रक्चर है फ्लेम। तो देख ले यहां पर हमारे पास ये किस चीज से बना हुआ है, वैक्स से। वैक्स। जब हम ये मोमबत्ती जलाते हैं ना तो यहाँ पर ये जो वैक्स होता है तो ये ड्रॉप शक्ल में हमारे पास नीचे आ जाते हैं इस तरह। जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है वैक्स जो यहाँ पर जलते हैं। तो ये जो वैक्स की जो ड्रॉप है, अगर हम ये दोबारा इकट्ठा करके इससे हम एक और मोमबत्ती भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू सब्सटेंस नहीं बनती। तो ये है हमारे पास एक फिजिकल चेंजेस। ये जो ड्रॉप्स नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो ये है हमारे पास एक फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस। और यहाँ पर ये जो आग है ना तो कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस। तो ये है हमारे पास द बर्निंग ऑफ फ्लेम। एमसीक्यूज के लिहाज से ये आ सकता है कि बर्निंग ऑफ फ्लेम हमारे पास फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस। तो वहां पर दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स के। हमारे पास एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये हम डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ये जो फोर क्या है लेयर्स है हमारे पास, ये हम डिस्कस करते हैं। फोर कंपोनेंट्स। तो अब हम ये फोर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारे पास क्या है कि द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट which are the rocky part, crust of the earth, which extends to 100 kilometer is called lithosphere। हमारे पास जो रॉकी पार्ट्स होते हैं ना एनवायरनमेंट के, रॉकी पार्ट्स मतलब कि वो जो पहाड़ होते हैं हमारे पास, या हमारे पास ज़मीन के नीचे जो 100 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो वो जो एरिया होता है एनवायरनमेंट का, तो इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये हिस्सा जो आपको नज़र आता है तो ये है हमारे पास लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट, मिनरल्स, ये चीज़ें, और ऑर्गेनिक मैटर, वो चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाती हैं ना वो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं ज़मीन के नीचे 100 किलोमीटर। ये है हमारे पास लिथोस्फीयर। अच्छा,
अब हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो पानी वाला होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के द वाटर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, या वो हिस्सा जो पानी ने घेर लिया है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द वाटर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे पास 71% जो अर्थ सरफेस है ना, तो वो वाटर ने घेर लिया है, 71% वाटर्स। फिर इस 71% में हमारे पास 97% हमारे पास है ओशन वाटर, समंदर ने जो घेर लिया है। हमारे पास 2% स्नो वाला जो आइस वाटर होते हैं ना, जो बर्फ के शक्ल में होते हैं, वो हमारे पास है 2%। और 1% हमारे पास होता है फ्रेश वाटर, वो वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, बायोस्फीयर हमारे पास क्या है? बायोस्फीयर हमारे पास एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो हमें सपोर्ट देता है ज़िंदगी के लिए, वो है हमारे पास बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर, वी लव बायोस्फीयर। रीज़न क्या है? वो हमें ज़िंदगी की सपोर्ट देते हैं। वो हिस्सा, ये हिस्सा जो आपको नज़र आता है ना एनवायरनमेंट में, तो ये है हमारे पास बायोस्फीयर। यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट्स है वो भी पाए जाते हैं। दोज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट which are give support to life, is called बायोस्फीयर। यहाँ पर हमारे पास जिंदगी होती है। ये है हमारे पास बायोस्फीयर के एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है ज़िंदगी जीने के लिए, तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अच्छा, फोर्थ वाला हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हमारे पास गैसियस ब्लैंकेट होता है, कि मतलब वहाँ पर सारे के सारे गैसेस पाए जाते हैं। गैसेस का एक कंबल होता है जो ज़मीन के ऊपर इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एटमॉस्फेयर। तो अब डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे पास द गैसियस ब्लैंकेट्स, ये हमारे पास एक कंबल जैसा होता है गैसेस वाला, गैसियस ब्लैंकेट्स which are surrounding the earth surface, के अर्थ सरफेस पे वो होता है हमारे पास अर्थ सरफेस, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब कि अर्थ सरफेस पर हमारे पास इस तरह एक गैसेस वाली एक चादर होता है या कंबल होता है, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर में हमारे पास परसेंटेज ऑफ गैसेस कितना है? तो नाइट्रोजन हमारे पास है 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन हमारे पास होता है 21%, और CO2 हमारे पास होता है 0.03%, और आर्गन होते हैं हमारे पास 0.9%।
अच्छा, ट्रेस गैसेस भी हमारे पास होते, वो भी 0.00 समथिंग अमाउंट में पाए जाते हैं। ट्रेस गैसेस वो गैसेस होते हैं जो बहुत ही कम मकदार में पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रेस गैसेस। अच्छा, हमारे पास एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वो लेयर्स हमारे पास किस तरह होते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए। ये हमारे पास है अर्थ सरफेस, तो इसके पहला जो लेयर्स होता है वो है हमारे पास ट्रोपोस्फियर। दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरा हमारे पास होता है मेसोस्फियर, और चौथा हमारे पास होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि थर्मोस्फियर हमारे पास क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास है अर्थ सरफेस। तो हमने डिफिनीशन, एटमॉस्फेयर के डिफिनीशन में हमने ये लिख दिया था कि द गैसियस ब्लैंकेट्स। तो यहाँ पर ये देख ली, ये हमारे पास एक ब्लैंकेट शक्ल में है कि नहीं, तो ये है हमारे पास गैसेस के एक ब्लैंकेट शक्ल। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर हमारे पास होता है फ्रॉम 0 से लेके 11 किलोमीटर तक पास है। ट्रोपोस्फियर 11 किलोमीटर तक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर रेंज जो इसके है, टेम्परेचर रेंज हमारे पास 15 से लेके -56 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर हमारे पास होता है CO2, नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गैस भी पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी होते हैं, और हमारे पास और क्या, आर्गन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रेटोस्फियर नंबर 2। तो स्ट्रेटोस्फियर में हमारे पास इसकी जो रेंज है वो 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। इसके टेम्परेचर रेंज जो है हमारे पास, टेम्परेचर रेंज यहाँ पर -56 है, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर रेंज -56 से लेके -2 सेंटीग्रेड है, -2 सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमारे पास होते हैं ओजोन O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे पास तीसरा है मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर हमारे पास 50 किलोमीटर से हमारे पास 85 किलोमीटर तक है, और टेम्परेचर रेंज हमारे पास -2 सेंटीग्रेड से -92 सेंटीग्रेड है, -92 सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस हो गया, और ऑक्सीजन आयन भी हमारे पास पाए जाते हैं, और हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स, वो भी पाए जाते हैं। अच्छा, चौथा नंबर पर हमारे पास है थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर हमारे पास 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर रेंज -92 से लेके 1200 सेंटीग्रेड है, 1200 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, और ऑक्सीजन एटम्स वाले आयन्स पाए जाते हैं। ठीक है।
तो ये है हमारे पास अबाउट द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटमॉस्फेयर जो हमने डिस्कस किया।